लर्नर फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। हमने अति लघुत्तरी प्रश्नों के इस सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सीरीज में लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था 43 प्रश्नों को सॉल्व किया था, एनालिसिस किया था और किस प्रकार से लिखा जाना है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में, ये भी हमने समझा और देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको लाभ मिले और वो भी जो भी सोए हैं वो जल्दी से जाग जाएं कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट से। प्रश्न नंबर 44, टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय होती है? तो टीएलएम के लिए 500 रुपये की धनराशि देय होती है। बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो बी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। बीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। खंड संसाधन केंद्र। देखिए ब्लॉक क्या होता है? खंड होता है। आर से क्या होता है? रिसोर्स यानी संसाधन। सेंटर से क्या होता है? केंद्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बीआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, खंड संसाधन केंद्र। प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है। जिस प्रकार विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाती है उनमें बहुत टाइप्स के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और बच्चे जो दिखाते हैं तो उनके जो निरीक्षणकर्ता होते हैं उनसे क्या होते हैं? बच्चों में ज्ञान की बातें बताते हैं और समझाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? प्रयोग से प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ सीखा जा रहा है, ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। अब पुरानी विधि क्या है? गुरुकुल पद्धति है, जैसे शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलन पार्क हॉर्स्ट ने किया था। प्रश्न नंबर 49 है, किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था? तो मॉन्टेसरी पद्धति में लिखकर सिखाने की प्रक्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था। बहुकक्षा शिक्षण क्या है? यानी कि बहुत सारे कक्षा को एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नई विधा है। यानी कि मान लीजिए 2-3 क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाए तो ये बहुकक्षा शिक्षण हो जाएगी। प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हेनरी काल्डवेल कुक हैं। प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हेनरी काल्डवेल कुक। प्रश्न नंबर 52 है, वीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? मोटिवेशन प्रिंसिपल क्या है? मोटिवेशन थ्योरी क्या है? प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है। वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन ही क्यों ना हो। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाती है। प्रश्न नंबर 54 है, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए। तो कोई भी 4 शिक्षण सूत्र आप लोग बता सकते हैं। सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये मनोवैज्ञानिक तत्व वाला है, पूर्ण से अंश की ओर।
प्रश्न नंबर 55 है, कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। सॉरी, यहाँ सुनते लिखा है, सुनाते होगा। तो कहानी सुनाते समय शिक्षक का क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, कहानी की भाषा सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिस क्लास के बच्चे हैं उनके मानसिक समझ के हिसाब से उन्हें कहानियाँ सुनाई जाए। प्रश्न नंबर 56 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है। तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पे है। तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है, यानी कि लखनऊ में दो चीज़ें हो गई, एक ऊपर राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान और राज्य परियोजना कार्यालय। सीमैट कहाँ है। सीमैट प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 60 है, SCERT का पूरा नाम क्या है। तो SCERT का पूरा नाम क्या है, SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टेट, एस से स्टेट, सी से स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT का पूरा नाम बताइए। तो देखिए, वो SCERT था स्टेट लेवल पे ही, और नेशनल लेवल पे होता है NCERT। तो क्या आ जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। हिंदी इंग्लिश आप दोनों में लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, मतलब वो फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो SCERT के पूछ रहा है, SCERT का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो 1981 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। SCERT का गठन कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स के नाम बताना है। तो माइक्रो टीचिंग के 6 चरण होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में मुख्यतः 6 चरण होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, योजना, पाठन, पुनर्भरण, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना, पुनर्भरण, बैंक। गतिविधि से आप क्या समझते हैं, एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं। तो गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। प्रश्न नंबर 65 है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है, यानी कि सूचना देने की क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्षा में करता है। प्रश्न नंबर 66 है, किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए, यानी कि टीचिंग टेक्निक का नाम बताना है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक है जो बच्चों को पढ़ाने में प्रयोग की जाती है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि। प्रश्न नंबर 67 है, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण के प्रमुख घटक प्रेषक, संदेश, ग्राही। तो संप्रेषण में क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है,
और बीच में क्या होता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हो जाता है। और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं उसको तो क्या करेंगे, सेंडर हो जाएगा, यहाँ पे मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा, रिसीव करने वाला मीडियम, और बीच में ये क्या होगा, इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है, यानी कि मोटिवेशन के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। प्रशिक्षण से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि ट्रेनिंग से क्या अभिप्राय है। जिस प्रकार आप लोगों का बीटीसी का ट्रेनिंग चल रहा है तो इसका क्या अभिप्राय है। तो प्रशिक्षण का यही ना अर्थ होता है, अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। यानी कि हम लोग को प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 साल की बीटीसी या डीएलएड की ट्रेनिंग चल रही है, ताकि हमें उस चीज़ में महारत हासिल हो जाए या हमें प्रवीणता आ जाए, यानी कि अच्छी तरीके से हमें समझ हो जाए और पढ़ाने की टेक्निक पता चल जाए। प्रश्न नंबर 70 है, बाल केंद्रित शिक्षण का कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण की कौन सी विशेषता होंगी, मनोवैज्ञानिक शिक्षण है यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। बाल प्रधान शिक्षण है, इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता होती है। खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम बताइए। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। एक होता है खेल विधि प्लेवे मेथड, एक होता है किंडरगार्टन मेथड यानी कि केजी मेथड, प्लेवे मेथड यानी कि इसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। एक खेल विधि हो जाएगी और एक किंडरगार्टन विधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 72 है, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है। इस विधि का लाभ इतिहास के साक्ष्यों को दिखाया जाता है, फैक्ट्स को दिखाया जाता है, स्टोन वगैरह, फॉसिल्स, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के लिए पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, चिड़ियाघरों का भ्रमण कराया जाता है। भूगोल हो गया आपका, पर्वत पठार, नदी, सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह दिखाई जाती हैं। विज्ञान में प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। विज्ञान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कुछ औद्योगिक होते हैं, कुछ ऐसे आदि के विषयों में लाभप्रद है पर्यटन विधि। शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। तो डमविल के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट कौशल क्या होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक बोर्ड की जो स्किल होना चाहिए, अक्षरों को स्पष्ट लिखना चाहिए, 2 अक्षरों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे स लिख दे रहे हैं और यहाँ पे क लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना दूर नहीं, ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्दों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए, 2 अक्षरों के बीच, यानी कि मान लीजिए एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, तो इनके बीच में एक उचित स्थान है। अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त है। एकदम छोटा नहीं लिखना है, ताकि बच्चों को अंत में जो बैठे हैं उन्हें दिखाई ना दे साफ साफ। स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है, यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, अथवा पुनर्बलन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन मतलब होता है फिर से बल देना, यानी कि बच्चों को मानसिक तौर पे अभिप्रेरणा देना। धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ऋणात्मक या नकारात्मक यानी निगेटिव रीइंफोर्समेंट। इन दोनों प्रकारों के पुनर्बलन के भी 2 रूप हैं।
ठीक है, यानी कि पॉजिटिव के भी एक शाब्दिक हो जाएंगे, एक अशाब्दिक हो जाएंगे। निगेटिव के भी क्या हो जाएंगे, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 77 है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए अथवा सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। माइक्रो टीचिंग को परिभाषित करना है और माइक्रो टीचिंग से क्या आप समझते हैं। तो एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से, यानी कि सिंप्लीफाइड होना चाहिए, मतलब बहुत आसानी तरीके से कम टाइम में एक्सप्लेन करना चाहिए, जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होता है, ये टीचिंग का ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे बहुत कम बच्चे हों और बहुत कम टाइम में, यानी कि अल्प अल्प कक्षा में, अल्प समय में और अल्प थोड़े से छात्रों में के बीच में उन्हें बहुत सरलीकरण के तरीके से सरलीकृत होना चाहिए और लघु रूप से समझाने का प्रयास करना चाहिए। यही सूक्ष्म शिक्षण है। प्रश्न नंबर 78 है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों। तो विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोग होती है। देखिए प्रश्न वही है, पूछने का टाइप अलग है। ये भी पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोग की जाती है। तो आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा विज्ञान शिक्षण में। तो यहाँ पे तो खैर उसको एक्सप्लेन करना है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स वगैरह बालकों को दिया जाता है, वो खुद से बनाते हैं, करते हैं, तो वो सीखते हैं, अनुभव करते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं अथवा अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताइए। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल से आप क्या समझते हैं का शाब्दिक अर्थ बताइए, अथवा अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए इस शब्द की संरचना में 3 शब्द हैं, एक अपेक्षित है, एक अधिगम है और एक स्तर है। तो अपेक्षित से तात्पर्य क्या होता है, ज्ञात करना होता है। अपेक्षित मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञात करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। स्तर का आशय उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है, यानी कि ज्ञात करना, सीखना और उपलब्धि के स्तर से लगाया जाता है। शाब्दिक अर्थ ही बताना है, एक्सप्लेन ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं करने को कहा है, क्योंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए उसका शाब्दिक अर्थ ही लिख कर छोड़ देंगे। संप्रेषण की एक परिभाषा दीजिए। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। दो व्यक्तियों के मध्य भावों, यानी कि विचारों, अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 81 है, शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। यानी कि कक्षा शिक्षण करते समय जो भी शिक्षण के सूत्र हैं, उनमें शिक्षण सूत्रों को 2 शिक्षण सूत्रों को नाम लिखिए। चूँकि अति लघुत्तरीय पूछ दिया है, तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ऐसे ही बहुत सारी हैं। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी वैयक्तिक रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। यानी कि 2-3 क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा करके एक क्लास में उनके वैयक्तिक रुचियों, यानी कि खुद की रुचियों के हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जाती है। उनकी बच्चों के मन के मानसिक शक्तियों, रुचियों, उनकी अभिप्रेरणाओं के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। प्रश्न नंबर 83 है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो BF स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। प्रश्न नंबर 84 क्या है, किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियाशीलता का या करके सीखने का सिद्धांत क्या, इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। नाम से यह स्पष्ट है, क्रियाशीलता, यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में
छात्र क्या होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, करके सीखने वाला होना चाहिए। रुचि का सिद्धांत, नाम से स्पष्ट है कि बच्चों की रुचि के हिसाब से होना चाहिए ये सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 2 तरीके क्या हो सकते हैं, तो शिक्षण के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व में ही कर लेनी चाहिए, यानी कि क्लास में जाने से पहले जो भी चीज़ें पढ़ाना है हमें पहले तैयार होनी चाहिए। शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। प्रश्न नंबर 86 क्या है, शिक्षण सूत्र से कौन कौन से 2 लाभ होते हैं, तो शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है, शिक्षण प्रभावी होता है। तो हमने इस प्रकार 2 वीडियोज़ लेक्चर में शिक्षण अधिगम सिद्धांत जो फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है उसमें हमने 86 प्रश्नों को पढ़ लिया है, एनालिसिस कर लिया है, लाइन बाय लाइन समझ लिया है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, जो ना पसंद आया वो भी कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए। और हमने बाल विकास का जो प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ से आप लोग बाल विकास का पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, वहाँ से आप लोग बाल विकास का पढ़ सकते हैं, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, वहाँ से सारे प्रश्नों को आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।